हेलो प्यारे बच्चों, LNJ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4। जैसा आप लोगों से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, अब आप लोगों को शायद ये फील हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना टफ टॉपिक नहीं है जितना आप लोग समझते आ रहे थे। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं बराबर टाइम टू टाइम, तो चैप्टर बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर हम यहाँ पे ऐसा कहें कि जब हमने करने का सोचा है तो बिल्कुल करना है। अगर आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने जेई क्रैक करने का सोचा है तो फिर सोचना क्या है, फिर उसमें जब पूरा एफर्ट हमें यहाँ पर लगाना ही है। ठीक है, तो डेफिनेटली एफर्ट लगाते हैं तो चीजें इजी आपको लगने लगती है। जब तक आप चीजों से दूर भागेंगे, चीजें आपके लिए मुश्किल रहेगी। अगर आप उसके साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप टफ फील करते हैं तो उसके साथ जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उतना टॉपिक आपके लिए इजी हो जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डेफिनेटली अब आपको इजी लगने लगा होगा। आइए आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिस्कशन करने वाले हैं, बात करेंगे कंडक्टिविटी एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की, एंड सेकेंड बैटरी एंड फ्यूल सेल का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम वर्सेस रूट सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चे आपको 4 ग्राफ गिवन है। अब ये क्लियर है कि चारों ग्राफ में यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है, यानी जो आयनिक कंपाउंड गिवन है NaCl और KCl, दोनों चारों के लिए सेम है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिलेशन को लेना चाहेंगे। अगर आपने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन होता है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट ऑफ सी, तो ये रिलेशन यहाँ पे होता है। तो इस रिलेशन के बेसिस पे ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब पहले तो हम देख लें, यहाँ पे y एक्सिस पे आपको लैम्डा एम गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी क्या है कंसंट्रेशन, और ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट का आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डेफिनेटली शायद ये पॉइंट भी आपने पढ़ा हुआ है। जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें। अच्छा, ये पॉइंट भी डेफिनेटली आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट होता है, उसका अल्फा 1 होता है, तो डाइल्यूशन से उसके अल्फा पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आयंस के बीच में इंटरेक्शन कम होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सेम पॉइंट अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन पर अल्फा भी इंक्रीज होता है, डिसोसिएशन बढ़ता है, साथ में आयंस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ती है। तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए कम इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा एम का जो इंक्रीमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में ज्यादा शार्पली इंक्रीज होता है और ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, हालांकि उसको अभी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्राफ क्या गिवन है आपको, लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, तो क्या रिलेशन होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा आपका इंटरसेप्ट और यहाँ पे ये स्लोप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लेमडा एम नॉट और सी के रूट सी के बीच में ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट होगा वो मुझे आइडिया लगाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अगर मैं एक कॉमन ग्राफ यहाँ पे दे दूं लेमडा एम और रूट सी के बीच में, तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और वीक के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ होता है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चलता रहता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है लीनियरली, यहाँ पे क्या होता है, उसका मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है कि किसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, KCl का ज्यादा होगा या NaCl का ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे NaCl है एंड KCl है। अब Cl माइनस तो दोनों में सेम है, तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा, Na प्लस एंड K प्लस की वजह से। अब देखो यहाँ पे अगर आप साइज कंपेयर कर पाए तो Na प्लस का साइज K प्लस के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो अगर हम हाइड्रेशन की बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रेशन किसका ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में, Na प्लस का
के प्लस के रेस्पेक्ट में हाइड्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसका जेड इफेक्टिव कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, Na प्लस के प्लस के कंपेयर में बल्की हो जाएगा, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ये बल्की आयन हो जाएगा और ये लेस बल्की आयन होगा कंपेयर टू Na प्लस। तो ये बल्की होने की वजह से इसका मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल रही होगी कम मिल रही होगी। तो अगर आप यहाँ पे लेमडा एम कंपेयर करें तो लेमडा एम किसका ज्यादा होगा, NaCl और KCl में, NaCl एंड KCl में किसका ज्यादा होगा बेटा, डेफिनेटली KCl का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आपको 4 ग्राफ गिवन है, किसमें आपको, अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस करने वाला तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, दोनों में यहाँ पे सेम तरीके से इंक्रीमेंट होता है, लेकिन किसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, जिसका हाइड्रेशन कम होगा। तो Na प्लस और K प्लस में किसका हाइड्रेशन कम हो रहा होगा, K प्लस का। तो मोलर कंडक्टिविटी वाला ग्राफ मुझे कौन सा करेक्ट मिलना चाहिए, KCl वाला ग्राफ मुझे करेक्ट मिलना चाहिए। इज इट क्लियर, क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको कॉपर रिड्यूसेस NO3 माइनस इनटू NO एंड NO2 डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन द सॉल्यूशन। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंडक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉपर रिड्यूसेस NO3 माइनस इनटू NO एंड NO2 डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन। Assuming fixed copper ion concentration and partial pressure of NO is equal to partial pressure of NO2, the HNO3 concentration at which the thermodynamic tendency for reduction of NO3 minus into NO and NO2 by copper is same as 10⁻⁴ मोलर, द वैल्यू ऑफ 2x इज। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, पहले क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है द HNO3 concentration at which the thermodynamic tendency for reduction of NO3 minus into NO and NO2 by copper is same। ठीक है, तो यानी NO3 माइनस से NO में रिड्यूस होने की टेंडेंसी एंड NO3 माइनस से NO2 में रिड्यूस होने की टेंडेंसी सेम हो, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल। इसका मींस ये क्या बताना चाह रहा है, NO3 माइनस से NO में रिड्यूस होने में जो पोटेंशियल लगने वाला है, NO3 माइनस से NO2 में रिड्यूस होने में जो पोटेंशियल रहेगा वो दोनों सिमिलर हो जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें HNO3 का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लें, यहाँ पे क्या बोला था, NO3 माइनस NO और NO2 में रिड्यूस हो रहा है, तो हम रिडक्शन की रिएक्शन लिख लेते हैं। जब रिड्यूस होगा तो क्या रिएक्शन बनेगी, NO3 माइनस से बच्चे बन रहा है NO एंड NO3 माइनस से बन रहा है बच्चे NO2। ठीक है, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दें, कितना ऑक्सीजन है बच्चे यहाँ पे 3 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कितना हाइड्रोजन हुआ बेटा 4H प्लस प्लस अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा, ऑक्सीडेशन पर +5 से +2 पे जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने गेन किए होंगे। ठीक है, तो रिड्यूस हो गया, NO3 माइनस से NO2 बन रहा है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दें, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, 2H प्लस इधर ऐड हो जाएगा, प्लस कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +5 से यहाँ पे +4 तक जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया है दोनों के रिडक्शन की रिएक्शन। अब अगर मैं यहाँ से नॉन्स्ट इक्वेशन प्लेस कर दूं तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल NO3 माइनस से NO का रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होगा, E0 माइनस क्या बोला है 0.059 अपॉन N कितना है 3 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको पावर में प्लेस, यहाँ पे प्लेस करके पावर 4 लगा देंगे। ठीक है, सेकंड में क्या होगा यहाँ पे E NO3 माइनस ऑब्लिक NO2 किसके बराबर हो जाएगा, E0 NO3 माइनस ऑब्लिक NO2 माइनस 0.059 अपॉन N का वैल्यू कितना होगा 1 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको मैं नीचे लिख देता हूँ H प्लस स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मुझे इक्वेट करना होगा, तभी तो हम क्या बोलेंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिमिलर होगी। जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तभी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिमिलर हो रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों को आपको इक्वेट करना है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो यहाँ पे 1 को मुझे 2 से इक्वेट करना होगा, तभी हम बोल पाएंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, राइट।
अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन में NO3 माइनस आएगा एंड HNO3 आएगा, सॉरी NO3 माइनस जो और जो H प्लस आ रहा होगा बोथ HNO3 से ही आ रहा होगा। तो अगर हमें HNO3 की बात करें, HNO3 का जो कंसंट्रेशन है वो उसको अगर मैं Y कंसिडर कर लूँ तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी क्या होगा बेटा Y होगा और NO3 माइनस का कंसंट्रेशन भी बेटा क्या होगा Y होगा। तो जहाँ पे H प्लस या NO3 माइनस आ रहा है वहां पे हम क्या प्लेस कर देंगे Y प्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO एंड NO2 क्या है इक्वल है, ठीक है। चलिए अब दोनों को पुट कर दें, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे SRP गिवन है, E नॉट NO3 माइनस से NO का 0.96 और NO3 माइनस से NO2 का 0.79, दोनों को इक्वेट कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को और यहाँ से HNO3 का कंसंट्रेशन यानी Y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0.96 माइनस 0.059 अपॉन 3 लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO ये तो हमारे लिए अननोन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 तो ये कितना हो जाएगा NO3 माइनस और H प्लस, तो ये Y इंटू वाई पावर 4 तो कितना हो जाएगा Y पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू 0.79 रिडक्शन पोटेंशियल NO3 माइनस टू NO2 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग, इधर आपको रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस और H प्लस, तो ये कितना हो जाएगा Y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब डेटा को एक साइड ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर को एक साइड ले जाते हैं, वाई की वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.79 इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 0.96 माइनस 0.79 0.17 इक्वल टू कितना इधर जाते पॉजिटिव हो जाएगा 0.059 अपॉन 3 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अपॉन वाई पावर 5 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है 0.059 अपॉन 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मुझे 3 लेके आना पड़ेगा, तो 3 लेके आना है तो मैं क्या करूं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक 3 तो यहाँ जाएगा और यहाँ का 3 को मैं इधर पावर में भेज देता हूँ, ठीक है। और 0.059 अपॉन 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा 0.17 इक्वल टू 0.059 अपॉन 3 कितना बचेगा लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अपॉन वाई पावर 5। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में था तो ये अपॉन में आएगा, ये वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी, तो बचेगा क्या वाई पावर 9 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां से अब क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो पार्शियल प्रेशर NO और NO2 दोनों बराबर है लेकिन इनका मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। Y भी अननोन है, ठीक है। तो मुझे Y का कैलकुलेशन करना है तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे जो जेई ने क्वेश्चन दिया था तो उसमें ये एक छोटा सा इशू था, यहाँ पे अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ NO पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दोनों को 1 atm कंसीडर करोगे तो ही यहाँ पे आंसर आपका आ पाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या ओवरऑल y पावर 4 बचेगा, ठीक है। 0.17 इंटू 3 अपॉन 0.059 इक्वल टू लॉग y पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या करना है y का वैल्यू निकालना है, y क्या है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, ठीक है। तो 10⁻x की टर्म में मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली एंटी लॉग लूंगा तो 10⁻x की टर्म में यह आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 को मैं आगे ले लूं तो कितना हो जाएगा 4 लॉग y इक्वल टू ये मुझे 8.6 समथिंग मुझे वैल्यू कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा log y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.15 समथिंग एंड y मिल जाएगा यहाँ पे 10⁻2.15, ठीक है, राइट। तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे जो देखिएगा आप 10⁻x की टर्म में पूछा है तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 2.15 मिल रहा है, x का वैल्यू कितना मिला बेटा 2.15 और आंसर क्या है 2x से, तो 2x मुझे यहाँ पे बताना है तो ये कितना हो जाएगा 4.3 के अप्रोक्स, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे
4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था जेईई मेंस 2021 में। हालांकि कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे ये अच्छा क्वेश्चन मिला, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलिए डेफिनेटली क्वेश्चंस आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन बनता है तो मुझे वहां से भी लर्निंग देखने को मिलती है पीवाईक्यू से, क्या कॉन्सेप्ट नया आया हुआ है, उसको कैसे करना है, वो हम पीवाईक्यू से यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ जाते हैं फिर से कंडक्टिविटी पर। A KCL solution of conductivity is 0.14 Simon meter inverse. Show a resistance of 4.19 ohm in a conductivity cell. If the same cell is filled with the HCl solution, the resistance drop to 1.03 ohm. The conductivity of the HCl solution is, इसका कंडक्टिविटी कितना होगा। देखिएगा अब यहाँ पे अगर आप सिमिलर सेल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टर्म आपने पढ़ा होगा सेल कांस्टेंट L/A। तो अगर आपने सेम सेल में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फिल करके कुछ यहाँ पे कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की है, तो वहाँ पे सेल कांस्टेंट L/A का वैल्यू हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स रहता है। तो यहाँ पे आपको बोला है केसीएल सॉल्यूशन फॉर कंडक्टिविटी, इनिशियली आपको कंडक्टिविटी के का वैल्यू गिवन है और इनिशियली आर का वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल का। अब बोला है इफ द सिमिलर सेल इज फिल्ड विद द HCl सॉल्यूशन। अब देखिए उसी सॉल्यूशन में HCl फिल किया है तो उसके लिए L/A का वैल्यू क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। द रेजिस्टेंस ड्रॉप टू 1.03 ओम, द कंडक्टिविटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी के लिए जो आप फॉर्मूला यूज में लेंगे, कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/R L/A। तो L/A को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो L/A जिसको आप G* से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे L/A या फिर G*, इसको K × R भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर KCL सॉल्यूशन, तो फ्रॉम KCL सॉल्यूशन G* किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे K × R के बराबर। सो K का वैल्यू KCL के लिए कितना गिवन है बेटा, 0.14 साइमन × मीटर इनवर्स, और R का वैल्यू कितना है बेटा, 4.19। ठीक है, तो यही G* को हम क्या HCl सॉल्यूशन के लिए यूज में लेंगे। सो फॉर HCl सॉल्यूशन K क्या होगा, 1/R L/A। सो R का वैल्यू कितना, 1/1.03 इंटू L/A का वैल्यू 0.14 इंटू 4.19। ठीक है, तो आंसर आपको 10⁻² की टर्म में देना है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग, और ये 56 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, 56.7 इंटू 10⁻² समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 57 इंटू 10⁻² में आपको आंसर आ जाएगा। तो आपके लिए आंसर का वैल्यू क्या होगा, जो आंसर आपको देना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो आंसर क्या होगा बेटा आपके लिए 57 हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी थी। तो देखिए जेईई मेंस 2021 में बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको सेल कांस्टेंट पता है कि क्या होता है तो वहां से इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर 280, 860, 426 Simon cm² mole inverse respectively. The molar conductivity at infinite dilution of barium sulfate. कॉल-रॉस लॉ से ये क्वेश्चन गिवन है। तो कॉल-रॉस लॉ क्या बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन अपना इंडिपेंडेंट मोलर कंडक्टिविटी शो करता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यहाँ पे क्या होता है, हर आयन अपना इंडिपेंडेंट मोलर कंडक्टिविटी शो करता है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, और आपको किसका पूछा है, बेरियम सल्फेट का पूछा गया है। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप लिखें तो BaCl2, ठीक है, इसका लैम्डा m नॉट अगर मैं लिखना चाहूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो किसके बराबर होगा, लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस। कितने Cl माइनस है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए। उसके अलावा लैम्डा m नॉट ऑफ H2SO4, इसका मोलर कंडक्टिविटी मुझे बताना है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस, कितने H प्लस है बच्चे, 2 हैं, प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, एंड थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैम्डा m नॉट ऑफ HCl किसके बराबर होगा, लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस। अब इन तीनों की हेल्प से मुझे बताना है किसका, बेरियम सल्फेट का। तो लैम्डा m नॉट ऑफ बेरियम सल्फेट का मोलर कंडक्टिविटी मुझे यहाँ पर पता करना है। तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस
प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। अब इन तीन इक्वेशन में क्या रिलेशन मिलेगी, मेरे को फाइनल इक्वेशन मिल जाए तो देखिएगा बेरियम आयन का मोलर कंडक्टिविटी मुझे कहां से मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, तो इस इक्वेशन में प्लस कर लूंगा, एस सच यूज में लूंगा। सल्फेट आयन मुझे कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, इसको मैं एस सच यूज में ले लूंगा, प्लस कर दूंगा। और देखो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस तो अननेसेसरी है, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 Cl माइनस है, यहाँ पे एक ही Cl है, तो इनको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन था 280 गिवन है, सेकंड वाले का 860 गिवन है और थर्ड वाले का 426 गिवन था। तो अगर आपको बेरियम सल्फेट का लेमडा एम नोट निकालना है तो लेमडा एम नोट बेरियम सल्फेट का क्या होगा, यहाँ पे लेमडा एम नोट ऑफ BaSO4 किसके बराबर होगा, लेमडा एम नोट ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H2SO4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लेमडा एम नॉट ऑफ HCl। तो बेरियम यहाँ से मिलेगा, सल्फेट यहाँ से मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस को हटाने के लिए HCl के लेमडा एम नॉट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, 280 प्लस 860 माइनस 852। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 288 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो ये आपका आंसर हो गया 288 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर में, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर में ही आ रहा है ये तो, ठीक है, तो 288 आपका आंसर हो जाएगा। जेईई मेंस 2021 में पूछा गया सवाल था। चलिए नेक्स्ट गिवन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बोला है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल ऑफ 20 ml NaCl सॉल्यूशन इज लैम्डा एम नॉट एंड 20 मोल्स अनदर आइडेंटिकल सेल, यानी सेम सेल की बात की है तो सेल कांस्टेंट सिमिलर होगा। हैविंग 80 ml NaCl सॉल्यूशन इज लैम्डा m2, द कंडक्टिविटी इज एग्जिबिटेड बाय दीज टू सेल आर सेम, कंडक्टिविटी सिमिलर बोल दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो मार्क करते जाओ तो आपको कनेक्ट करना बड़ा इजी होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन लेमडा m2 एंड लेमडा m1। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो लेमडा m मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा भैया, K इंटू 1000 अपॉन m, यूनिट क्या होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, राइट, तो यहाँ से अब क्या करो, दोनों का मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो ले लो, तो लेमडा m1 अपॉन लेमडा m2। अब के तो दोनों का सेम है, 1000 भी दोनों में सेम होगा, वेरिएशन किसका आएगा बेटा, मोलेरिटी का, तो मोलेरिटी इनवर्स रिलेशन है तो m2 अपॉन m1 ये रेशियो हो जाएगा। तो मोलेरिटी क्या होगा बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो सेकंड वाले में मोल्स और वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट वाले के लिए भी मोल्स और वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट में कितना मोल्स है बेटा, 10 मोल्स है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, तो फर्स्ट का मोलिटी आ गया। सेकंड का मोलिटी कितना है बेटा, 20 मोल्स 80 ml, 20 मोल्स 80 ml सॉल्यूशन इंटू 1000, राइट, बस रेशियो ले लो, आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा इधर, तो 20 इंटू 20 अपॉन 80 इंटू 10, राइट, तो सॉल्व कर दो, 40 अपॉन 80 कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा, लेमडा m2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा m1। अब चेक कर लीजिए कौन सा रिलेशन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो फर्स्ट रिलेशन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब पूछा गया था, जेईई मेंस 2022 में, अभी रिसेंटली एक साल पहले ही पूछा है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला सोल्व किया जाए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1750 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ये मोलरिटी गिवन है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी K का इंफॉर्मेशन है, और पूछा गया है द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, बड़ा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, केवल कैलकुलेशन ही आपको यहाँ पर करनी है। तो क्या रिलेशन है, फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन ए। तो अभी जस्ट आपको होता है L अपॉन ए ही क्या होता है बेटा, सेल कांस्टेंट, जिसको आप G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार इक्वल टू L अपॉन ए, किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू R के प्रोडक्ट के बराबर। तो K का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 0.152 इंटू 10⁻³ इंटू 1750, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 266 इंटू 10⁻³ की
रेंज में है, राइट। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था वो केवल कैलकुलेशन बेस्ड था, कैलकुलेशन करना है और आंसर यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा तो डेफिनेटली यहाँ से कंडक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं। चलिए, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से क्वेश्चन गिवन है आपको, चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या किया जाता है, आपको सिंपल टाइट्रेशन दे देंगे और टाइट्रेशन के बेसिस पे आपको बताना होगा कि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, बेंजोइक एसिड है, जो बेंजोइक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है, और उसके साथ हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करना है, ठीक है। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करना है। तो जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें टाइट्रेशन क्या है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वीक एसिड यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब आप बेंजोइक एसिड के अंदर NaOH मिलाते हैं तो वहां पे NaOH क्या करता है, बेंजोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके H+ को खत्म कर देता है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम कंडक्टेंस की बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आयंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन इज मैक्सिमम इज, या मैक्सिमम की जगह टर्म यूज में रहता है हायर, मैक्सिमम फ्रॉम ऑल केटायंस, ठीक है। मैक्सिमम फ्रॉम ऑल केटायन या मैक्सिमम होती है फ्रॉम ऑल केटायन, जितने भी केटायंस होते हैं उन सब में H+ का H+ का जो कंडक्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वैसे ही OH- का जो कंडक्टेंस होता है वो सभी एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है कि जो बेंजोइक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे जो बनने वाला जो H+ होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। अब थोड़ा बहुत H+ बन रहा था बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड ने कैसे न कैसे थोड़ा बहुत H+ यहाँ पे बनाया, उसको भी क्या कर दिया बेटा, NaOH ने आकर खत्म कर दिया, NaOH ने आकर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में फ्री H+ आयन था उसकी वजह से जो कंडक्टेंस था वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है बेटा, जैसे ही आपने यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH मिलाया, NaOH ने क्या किया, फ्री H+ को यहाँ पे खत्म कर दिया। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, C6H5COOH प्लस NaOH, क्या रिएक्शन बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5COO माइनस प्लस Na प्लस H2। अब देखो पॉइंट क्या है कि बेंजोइक एसिड वीकली डिसोशिएट हो रहा था तो उससे बनने वाला H+ कम था। अब जैसे ही आपने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH मिलाया, उस NaOH ने क्या किया, उस H+ को खा गया, उस H+ को खत्म कर दिया। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एनायन बनेगा वो क्या करेगा, बेंजोइक एसिड के डिसोसिएशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। यहाँ पे जो एनायन बनेगा, अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा। इस वजह से यहाँ पर बेंजोइक एसिड से जो इनिशियली H+ बन रहे थे वो भी अब बनना कम हो जाएंगे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसको तो NaOH ने खत्म कर दिया, और जो बेंजोइक एसिड से और बन सकते थे उनके डिसोसिएशन को इस इलेक्ट्रोलाइट ने रिड्यूस कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन भी सप्रेस हुआ, प्लस फ्री H+ सॉल्यूशन से खत्म हो गए, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से NaOH मिलाते हैं। तो जैसे ही हमने फर्दर NaOH मिलाया तो NaOH क्या करेगा, अब यहाँ पे NaOH क्या है, भूखा शेर है, उसको क्या चाहिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए H+ चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पे बेंजोइक एसिड को, भाई तू फटाफट से डिसोशिएट हो, मुझे H+ दे दे। तो वो क्या करेगा भैया, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको स्ट्रॉन्ग की बात माननी पड़ेगी, तो वो डिसोशिएट होकर H+ दे देता है। तो जैसे ही फर्दर आप NaOH यहाँ पे मिलाना कंटिन्यू करते हैं, वो बेंजोइक एसिड के डिसोसिएशन को इंड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड के डिसोसिएशन से क्या होंगे, Na+ आयन और बेंजोएट यहाँ पे एनायन क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। तो सॉल्यूशन में धीरे धीरे आयंस इंक्रीज होंगे, तो इस वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक बढ़ेगा, कब तक पर्टिकुलर रेट से बढ़ता रहेगा, जब तक बेंजोइक एसिड कंप्लीट
न्यूट्रलाइज नहीं होता। जैसे ही बेंजोइक एसिड कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद भी अगर आप NaOH मिलाएंगे तो NaOH तो भैया खुला शेर है, धूमधाम से वो डिसोशिएट होगा 100%। तो आयंस की कंसंट्रेशन में एकदम से शार्प इंक्रीमेंट आएगा, तो वहां पे कंडक्टेंस भी क्या होगा, शार्पली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इनिशियली डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर शार्पली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कांस्टेंट रहेगा, भैया कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या बोला है, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, नहीं भैया ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ पे बोला है पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, नहीं इंक्रीज तो होगा लेकिन इनिशियली पहले डिक्रीज होगा, बिकॉज फ्री H+ को NaOH ने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि NaOH क्या चाहता है, भैया मैं न्यूट्रलाइज होना चाहता हूं, मुझे H+ चाहिए, तो बेंजोइक एसिड के डिसोसिएशन को इंड्यूस करता है। और जब यहाँ पे बेंजोइक एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, जब बेंजोइक एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपने NaOH मिलाना कंटिन्यू किया, तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज होगा। तो कौन सा यहाँ पे ग्राफ करेक्ट होना चाहिए, सेकंड ग्राफ यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्लियर, तो ये जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। तो बेटा ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके अलावा सॉल्ट के साथ भी जो भी ग्राफ है उनको आप एक बार समझ के सोच के पढ़ लेंगे, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, लैम्डा एम नॉट इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये ग्राफ तो इनिशियली अभी मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी के साथ ग्राफ है, जहां पे जो बी वाला ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो ए वाला ग्राफ होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, शायद इसके बारे में पूछा है। अच्छा, पूछा है नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे कैसा होगा, लेमडा एम का ग्राफ यहाँ पे रूट सी के साथ ड्रॉ किया हुआ है। तो एक ग्राफ ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक के लिए इस तरीके से होता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चलता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन, जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दोगे तो उसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है और कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एज अ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करना शुरू करता है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो चुका होता है। पॉइंट क्या है पूछा है, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। लैम्डा एम नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ए किसके लिए था, वीक के लिए, और बी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो ये बी है और ये ए है। ठीक है, कि बोल दिया भैया लैम्डा एम नॉट इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन, कि भैया अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर दूं, अरे भाई कहां तक एक्सट्रापोलेट करेगा भाई, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है यार, इनफाइनाइट तक थोड़ी एक्सट्रापोलेट करेगा। ठीक है, तो ये भैया एक्स्ट्रापोलेशन वाला पॉइंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करके आप लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, लैम्डा एम वर्सेस सी, रूट सी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। तो ये भी देख लेते हैं, लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, तो किसके लिए पूछा है, इलेक्ट्रोलाइट बी, तो बी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ही होता है ना। तो लैम्डा एम वर्सेस रूट सी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। तो ये तो करेक्ट बात है। ठीक है, आपको इनका एक पूछा गया है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। इलेक्ट्रोलाइट बी के लिए बोला है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है, जो भी अल्फा होता है वो क्या होता है, 1 हो जाता है, 0 नहीं होता है। अगर वीक के लिए बात करें, ठीक है, तो बी तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही 100% डिसोशिएट होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूट करेंगे तो उसका अल्फा 0 नहीं होता, 1 हो जाता है। ठीक है, तो 0 बोलना तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए 0 बोलना तो क्या है, इनकरेक्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो वैसे भी 100% डिसोशिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लैम्डा एम नॉट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा एम नॉट फॉर इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी हमने कोलर्स लॉ की बात की है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयंस अपना इंडिविजुअल कंडक्टिविटी शो करता है। तो अगर मुझे NaCl का मोलर कंडक्टिविटी बताना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ
Cl माइनस। ठीक है, तो हर आयंस का मोलर कंडक्टिविटी मुझे गिवन होगा, उसका सम करके मैं पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट पूछा था, तो ए एंड सी इनकरेक्ट है। तो टोटल कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे बच्चे, यहाँ पे 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे। तो इंटीजर में आंसर देना था, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 5 × 10⁻³ रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट क्या गिवन है। अच्छा, जब मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछा जाए तो वहां पे मुझे यूनिट का ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट के अकॉर्डिंग 2 फॉर्मूले होते हैं, लैम्डा m = k × 1000/m, इसका यूनिट होता है बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर² मोल इनवर्स, एंड सेकेंड लैम्डा m = k/1000 × m, इसका यूनिट होता है बेटा ओम इनवर्स मीटर² मोल इनवर्स। तो यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मुझे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए रेजिस्टिविटी ऑफ ये कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी गिवन है, रो गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो लैम्डा m मुझे यूनिट क्या दे रखा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर² मोल इनवर्स, तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, अच्छा जो रेजिस्टिविटी होता है वो इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की बात करूं तो k क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में मैं k का वैल्यू पुट कर दूंगा। सो लैम्डा m क्या होगा बेटा, k × 1000/m हो जाएगा। k क्या होगा बेटा, 1/ρ × 1000/m हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, दैट्स इट। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो तो ही आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो रो कितना बोला है, 1/0.8 × 1000 मोलरिटी 0.8 था, और यहाँ पे रो का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻³ ठीक है, तो मुझे कितना 10⁻4 की टर्म में आंसर देना है। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, तो ऊपर कितना बचा 10⁻6 अपॉन 0.8 × 5, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको 10⁻4 की टर्म में पुट कर दें तो 100 × 10⁻4 यानी 25 × 10⁻4 आपका आंसर होगा। तो आपको इंटीजर में आंसर पूछा है, तो आपके लिए आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 25 आपके लिए आंसर हो जाएगा। जेईई मेंस 2023 में इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इस साल भी पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। बस प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करना जरूरी है, और वो प्रैक्टिस से डेफिनेटली आ जाना है, और उसके लिए एलन आपके साथ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गिवन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मीन्स क्या हुआ, कंडक्टिविटी की बात की जा रही है के की। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज 5 × 10⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात की है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले बात करते हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात की है। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की बात करूं तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा बेटा, H+ बनेगा प्लस एसीटेट आयन बनेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C होता है, C में से कितना कम होगा, C∝। तो यहां से अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूं तो K क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो K किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, C∝ इंटू C∝ अपॉन C - C∝, राइट, C∝ इंटू C∝ अपॉन C - C∝, C कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो C∝² अपॉन 1 - अल्फा ये हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर में आंसर मुझे देना है तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो मुझे C∝² अपॉन 1 - अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अल्फा मुझे निकालना पड़ेगा, बिकॉज C तो गिवन है, तो पहले अल्फा निकालेंगे तभी तो K निकाल पाएंगे। तो अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको K का वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे ठीक है, अब देखो अल्फा निकालना होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो अल्फा होता है ना, अल्फा किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका रेशियो जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा मुझे यहाँ से निकालना है, तो उसके लिए मुझे लैम्डा m नॉट का इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, क्या बोला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये लैम्डा m नॉट का इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। इट मींस मुझे पहले लैम्डा m एट C कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा m एट C कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, K × 1000/m। ठीक है, तो K का वैल्यू कितना गिवन है,
के का वैल्यू मुझे गिवन है बच्चे यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितना गिवन है बेटा यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁴, 25 इंटू 10⁻⁴, ये गिवन है। ठीक है, ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो कितना बचा +4 +4 +8 इंटू 10⁻⁵, यानी कितना हो जाएगा +3, तो 500 अपॉन 25। ठीक है, तो सही है कैलकुलेशन, 4 3 7। ठीक है, हाँ 10⁻² बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा MC कंसंट्रेशन 20 हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मुझे लैम्डा MC मिल गया है। सो अल्फा क्या हो जाएगा लैम्डा M एट C कंसंट्रेशन 20 अपॉन लैम्डा M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 400, तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 1/20 हो जाएगा। दैट्स इट, यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब बस के का फॉर्मूला लगा दो, के क्या होगा बेटा C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा, C का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू अल्फा 1/20 इंटू 1/20 अपॉन 1 माइनस 1/20। कैलकुलेशन करना है बस यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 1/20 कितना 19/20 बच जाएगा। ठीक है, सो आपको आंसर कितना देना है 10⁻⁷ की टर्म में आंसर देना है, 10⁻⁷ की टर्म में आंसर देना है, तो 19/20 बचेगा। एक 20 से एक 20 कैंसिल आउट कर देंगे, 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/20 इंटू 1/20 अपॉन 19/20, 1/20 से 1/20 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे के कितना हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 20 इंटू 19। ठीक है, अब तो यहाँ पे केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही बचा है। ठीक है, इसको मैं 10⁻⁷ की टर्म में कर दूं ताकि हमारा कैलकुलेशन आंसर वही आए जो इतना हमें रिक्वायर्ड है। तो -7 करना है तो 3 0 इधर बढ़ाना पड़ेगा, 25,000 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, एक 0 से एक 0 उड़ा दो, कितना हो जाएगा 250, यानी 250 अपॉन 2 यानी 1250 अपॉन 19 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 19 से डिवाइड करो 6, 114 कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, 85 50 बचेगा। ठीक है, तो 50 बचा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे। राउंड ऑफ आपको करना है, इंटीजर में आंसर देना है, तो मेरे ख्याल से नियरेस्ट यहाँ पे 66 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 65.7 समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो यहाँ पे तो राउंड ऑफ करेंगे तो 66 ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था यहाँ पे केवल। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन नंबर्स हमने पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 5 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है वो देख लेते हैं। Conductivity always decreases with decrease in concentration of both strong and weak electrolyte। देखिएगा, जब आप कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस को बताता है। कंडक्टिविटी की बात की है तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूट करने पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस दोनों में ही डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना का मींस क्या हो गया, डाइल्यूशन। तो हम क्या बोलते हैं, जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लूं तो डाइल्यूशन पे आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, उनका पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट बढ़ता है, तो उनका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी का एक जनरल फॉर्मूला भी पता है, लैम्डा में के इंटू वी, तो यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ता है तो लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ता है, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है वो कंडक्टिविटी पे डोमिनेट करता है। सेकेंड, द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। अभी तो बोला है ये, जब आप डाइल्यूट करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगेन सेम पॉइंट रिपीट हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मीन डाइल्यूशन की बात की है, तो जब डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो दोनों के लिए इंक्रीज होता है। अरे अभी तो ग्राफ बनाया है, ग्राफ दोनों के लिए तो बनाया है।
ठीक है। तो ये ग्राफ तो मोलर कंडक्टिविटी को ही तो बता रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो रूट सी इधर की तरफ आते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वीक के लिए शार्पली इंक्रीज होता है, दोनों के लिए डिफरेंट होता है। For weak electrolyte, the change in molar conductivity with dilution is due to decrease in degree of dissociation। अरे भाई जब डायल्यूशन करेंगे तो कौन बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है? अरे डाइल्यूट करने पे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे, कितने स्टेटमेंट करेक्ट होंगे बच्चे, 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ये पूछा गया था आपको जेईई मेंस 2023 में। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओहो, चलिए यहाँ पे आपको सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, अगर आपने सेल्स पढ़े हुए हैं, बैटरीज पढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल अगर आपको पता हो ड्राई सेल हो गया, उसके अलावा मर्करी सेल प्राइमरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल में जब हम एग्जांपल लेते हैं कौन कौन से लेते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का लेते हैं, निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन गिवन है, बस मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन कौन से सेल का है, बस इतना सा अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कैडमियम और निकल का रिएक्शन दे रखा है, निकल कैडमियम सेल है, कौन सा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी होता है। जिंक HgO, तो ये क्या हो गया, मर्करी सेल हो गया। मर्करी सेल कौन सा होता है, प्राइमरी सेल होता है। नॉलेज बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, H2+O2 की रिएक्शन कंबशन हो रहा है तो ये फ्यूल सेल के अंदर होता है, ठीक है। और लेड सल्फेट प्लस H2O की रिएक्शन से लेड प्लस PbO2 प्लस H2SO4 बन रहा है। क्या रिएक्शन है ये, लेड सल्फेट प्लस H2O की रिएक्शन से लेड PbO2 और H2SO4 बन रहा है। अगर आपने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी हो तो वहां पे क्या होता है, एनोड पे होता है लेड का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है PbO2 का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एनोड पे लेड के ऑक्सीडेशन से लेड सल्फेट बनता है, कैथोड पे PbO2 के रिडक्शन से लेड सल्फेट बनता है। तो ये तो होती है डिस्चार्जिंग, चार्जिंग की रिएक्शन इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे लेड सल्फेट से लेड प्लस PbO2 प्लस H2SO4 रीजनरेट होता है। तो ये जो रिएक्शन गिवन है ये किसकी दे रखी है, चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, चार्जिंग की बात की है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये 4 रिएक्शन है, पूछा है प्राइमरी बैटरी कौन है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी कौन है, फ्यूल सेल को कौन बता रहा है और चार्जिंग को कौन बता रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो मर्करी सेल है ये क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मैचिंग हुआ, फर्स्ट। कंबशन किसमें होता है, फ्यूल सेल में, ये क्या हो गया बेटा, थर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकल कैडमियम सेल का रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सेकंड मैच करेगा। और यहाँ पे ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, इन्वर्टर दे रखे, चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी दे रखा है। तो 2143 देख लो किसमें मैच कर रहा है, 2143 थर्ड में मैच कर रहा है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है, अगर ये चीजें आपको पता है तो डेफिनेटली ये सॉल्व कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में अच्छे से ये चीजें दे भी रखी है, ठीक है। चलिए, तो ये आया हुआ था बेटा यहाँ पे जेईई मेंस 2023 में, आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये बात करें, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है, अगेन पूछा है द करेक्ट आंसर मुझे बताना है। तो स्टेटमेंट जब दे देते ना बेटा, तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बड़े तगड़े होने चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए बोला है फॉर KI कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग होता है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली विद डाइल्यूशन, क्या बोलना चाहते हैं कि भैया, चलो अगले पेज पे चलते हैं, ये बोलना चाहते हैं भैया जब आप डाइल्यूट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए, ये वीक के लिए, किसके लिए शार्पली इंक्रीज होता है, बताओ बताओ किसका नजर आ रहा है शार्पली, डाइल्यूशन पे किसका शार्पली इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग का तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वीक का शार्पली इंक्रीज होता है। ये बोलते हैं KI के लिए स्टीपली इंक्रीज होगा, अरे भैया कहाँ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बहुत कम वेरिएशन होगा, वीक में डाइल्यूशन पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, तो इस वजह से वहां पे लैम्डा यहाँ पे वीक के लिए शार्पली बढ़ता है। सेकंड बोला है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होगा बेटा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली, अरे स्लोली नहीं भैया, वीक के लिए तो शार्पली बढ़ता है ना, तो ये क्या कुछ भी गलत गलत बातें बोल रहे हैं, तो दोनों चीजें क्या है, इनकरेक्ट है। अब देख लो कहाँ पे बोला है फर्स्ट और सेकंड फॉल्स है, तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है, अगेन वापस यही ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको सोचना है।
द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, अगेन ये ग्राफ बनाओ, ये है बेटा वीक का और सॉरी स्ट्रॉन्ग का और ये वीक का, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो गया है, करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ आपको दे रखा है स्ट्रॉन्ग के लिए, एक ग्राफ दे रखा है वीक के लिए, ये स्ट्रॉन्ग का ग्राफ है और ये वीक का ग्राफ है, ठीक है। तो वीक के ग्राफ के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब आप करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे क्या मिलता है, लैम्डा एम किसके बराबर, लैम्डा एम नोट के बराबर मिलता है। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जाके मैच करता है, ठीक है। तो बोला है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड। अब देख लो भैया KCl का तो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए बात करूँ तो इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा, तो किसका लैम्डा एम नोट ज्यादा होगा, वीक का ज्यादा होगा ना, तो इन्होंने क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग का ज्यादा है, तो ये इनकरेक्ट भैया, गलत बात हमें बोल रहे हैं। सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अरे अभी तो बताया है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मींस क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया है, डाइल्यूशन पे लैम्डा एम नोट फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए बढ़ता है। फिर से समझिएगा, जब आप कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस के लिए होती है, राइट। तो डाइल्यूशन पे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक के दोनों के लिए डिक्रीज होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी दोनों के केस में इंक्रीज होती है। तो ये भी क्या होगा, इन्होंने डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज बोल दिया, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, कहां पे दे रखा है, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट मैच होगा। ये मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन। अब क्या चाहते हो भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कौन से साल में पूछा गया है, देख लो भैया। अब ये रूट सी का कंसंट्रेशन लैम्डा एम के साथ दे रखा है, तो ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए या वीक के लिए, डेफिनेटली वीक के लिए। तो मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ठीक है। तो डेफिनेटली देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ गिवन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ये मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट, कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है, तो लैम्डा एम नॉट का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब ये भी मैंने अभी आपको इनिशियली बताया, कोलरोस लॉ रिलेशन में कोलरोस लॉ यहाँ पे अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, ठीक है। यानी मुझे इन दोनों लेफ्ट LHS और RHS को इक्वेट करना है। तो लैम्डा एम नॉट, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Na को मैं क्या लिख दूंगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Br माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ I माइनस, ठीक है। ये किसके इक्वल बोल रहा है, लैम्डा एम नॉट ऑफ K प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Br माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा एम नॉट ऑफ Br माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, Br माइनस माइनस I माइनस, यहाँ पे K प्लस क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, ये K प्लस है, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, Br माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये Br माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे K प्लस बचेगा, ये Na प्लस बचेगा, K प्लस Na प्लस, और यहाँ पे Br माइनस माइनस I माइनस, ठीक है। तो मैच नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा इनकरेक्ट ही पूछा है तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में देख ले भैया, सेकंड वाला करेक्ट क्यों है, सेकंड वाला बताते हैं। लैम्डा नॉट ऑफ H2 क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस, ये किसके बराबर, यहाँ से HCl H प्लस प्लस Cl माइनस Na प्लस प्लस OH और Na प्लस Cl माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ Na प्लस माइनस ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, एक पूरा लिख देता हूँ, बाकी को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। तो जो कैंसिल आउट हो सकता है, Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही बाकी को भी आप मैच कर देंगे, तो आपके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl HCl एंड Na, ठीक है। अब अगेन कोलरोस लॉ वाला क्वेश्चन है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पूछा गया है, अल्फा निकालना है।
अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा अगर आपको निकालना होता है तो उसके लिए क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन में कंडक्टिविटी का रेशियो लेते हैं। तो अल्फा क्या होता है, लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लेमडा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, तो इफ द कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और कंसंट्रेशन दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा है, तो पहले मुझे लेमडा एम निकालना है। अच्छा देखो इधर लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl, HCl और Na का इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लेमडा एम नॉट निकालेंगे और यहाँ से लेमडा एम सी निकाल लेंगे। तो लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन क्या होगा, के इंटू 1000 अपॉन एम हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना है बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन एम का वैल्यू कितना है बेटा, 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 +3 +6, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा एम 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करें, लेमडा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसके लिए बात कर रहे हैं हम, HA के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, वीक एसिड HA के लिए बात करें तो H प्लस कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा, A यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, लेमडा नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ NaA माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। ठीक है, तो H प्लस यहाँ से मिलेगा, A प्लस यहाँ से मिलेगा, सॉरी H प्लस यहाँ से मिलेगा, A माइनस यहाँ से मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस को माइनस करने के लिए हमने माइनस कर दिया है। तो वैल्यू पुट कीजिए, कितना है HCl के लिए 425.9 प्लस Na के लिए कितना है 100.5 माइनस 126.4, तो डिफरेंस लेंगे तो जाएगा आपको 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे भी यूनिट सेम होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, लेमडा एम एट सी कंसंट्रेशन 50 अपॉन इनफाइनाइट डायल्यूशन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो 1/8 मिल जाएगा। 1/8 मीन्स 0.125 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, होपफुली आपको जितने कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड किए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। बस करना क्या है आपको, जो एलन आपको PYQ सीरीज दे रहा है उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसको समझते हुए सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप कीजिए। जहां जहां पे आपको बोला है कि वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करें, ताकि आपको ये क्लियरिटी आए कि मेरे ये टॉपिक तो बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो कोई छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।